सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसी के तरह अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरह से जुट गया है। संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार की मौजूदगी में लखनऊ में 2 दिवसीय बैठक हो रही है। इसी क्रम में आज बुधवार को संघ सरकार और बीजेपी की एक समन्वय बैठक होगी। बैठक में भाजपा के अलावा उनके अनुशांसिक संगठनों के लोग भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी, दोनों उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो 2024 को लेकर यह विशेष रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। आरएसएस के साथ यूपी सरकार की ये समन्वय बैठक होने जा रही है। तो 24 के रण से पहले यूपी में आरएसएस कहीं ना कहीं अब एक्टिव नजर आ रही है। तो वहीं अब ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें 2024 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। तो वहीं अब आरएसएस भी पीछे नहीं रहना चाहती। जहां बता दें कि आज ये बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरह से जुट गया है। तो 2024 को लेकर विशेष तरह की रणनीति बनाई जाएगी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। तमाम रणनीति बनाई जा रही है। इसी के तहत अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरह से जुट गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, 24 के रण से पहले यूपी में आरएसएस एक्टिव नजर आ रहे हैं। अहम बैठक होने जा रही है बीजेपी के साथ। किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? बिल्कुल मयूरी, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक राजधानी लखनऊ में हो रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है और बैठक में अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री समेत तमाम कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं आरएसएस से अगर बात की जाए तो आरएसएस के संवाहक और साथ ही दत्तात्रेय होसबोले भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो आरएसएस की तरफ से अरुण कुमार भी शामिल होंगे। इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी और दलित वर्ग में कहीं ना कहीं अपनी धाक जमाने को लेकर, अपने 2024 में समर्थन लेने को लेकर चर्चा कर सकती है, रणनीति बना सकती है। और आने वाले दिनों में बीजेपी और साथ ही साथ आरएसएस एक समान मिलकर और आगामी लोकसभा चुनाव के कहीं ना कहीं देखते हुए प्रचार प्रसार के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो मयूरी, घोसी और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हार मिली। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर में पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर तमाम तरह से कई कार्यक्रम कर चुकी है और घोसी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से सपा अपने हौसले बुलंद कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और दलित ओबीसी वर्ग को साधने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच एक अहम बैठक देखने को मिल रही है। आज अगर बात की जाए तो 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ आरएसएस कैसे घरों तक जाएगा, इस बात की जानकारी दत्तात्रेय के द्वारा दी जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि संगठन के अंदर में जो तमाम पहलू है उसके बारे में जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सर संयोजक दत्तात्रेय को देते हुए नजर आएंगे। उसी क्रम में आपको बताया कि देर शाम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साफ तौर से इस बैठक का उद्देश्य है मयूरी कि 2024 के चुनाव में कैसे बीजेपी का खास करके पीडीएफ फॉर्मूले का तोड़ निकालते हुए ओबीसी और एससी वर्ग को कैसे साधेगी, इसको लेकर एक मजबूत रणनीति बनाने की बीजेपी और संघ की तैयारी है। जी विवांशु, देखिए, जानकारी सामने आई है कि 22 सितंबर को मोहन भागवत लखनऊ आ रहे हैं। तो उनके क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ रणनीति बन सकती है?
22 सितंबर से 24 सितंबर तक आरएसएस के संचालक मोहन भागवत प्रदेश की राजधानी समेत तमाम जिलों के दौरे पे रहेंगे। साफ तौर से इस दौरे का मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले संघ के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके जिम्मेदारियों को तय करना। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2014 हो या 2019 हो, अगर सत्ता में वापसी करती है और एनडीए की सरकार स्थापित होती है तो उसमें एक बड़ा योगदान आरएसएस का होता है, क्योंकि बैकडोर के अंदर से आरएसएस तमाम जगहों पर जाती है और अपने तमाम जो संघ से जुड़े लोग हैं, संघ संचालक हैं या संघ के कोई भी कार्यसेवक हैं, उन तमाम नेताओं को एक डोर टू डोर कैंपेनिंग को लेकर विशेष तरह की रणनीति तैयार करती है। और अगर बात की जाए तो संघ और भाजपा एक समान कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में तैयारी और साथ ही साथ अभियान को तेजी से चलाते हुए नजर आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मोहन भागवत के प्रदेश में आने के बाद से इस बैठक का क्या प्रारूप रहेगा उसकी भी कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही किस तरह से आरएसएस अपनी लोकसभा चुनाव में भूमिका तय करेगा, इसकी आखिरी मुहर मोहन भागवत के आगमन पे ही होगा। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। लोकसभा में आज इस बिल पर करीब 7 घंटे तक चर्चा होगी। यह चर्चा सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण भी दे सकते हैं। डिबेट में सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से लीड स्पीकर होंगी, वहीं भाजपा की ओर से निर्मला सीतारमण बहस करेंगे। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा के 583 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि भी बढ़ा सकती है। तो देखिए, कल सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, जिस पर आज 7 घंटे चर्चा होगी, बहस हो सकती है। बता दें, इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा के 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा भी सकती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, कल महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, वहीं आज इस पर 7 घंटे चर्चा होगी। क्या कुछ मंथन किया जा सकता है, किन किन बिंदुओं पर? जी बिल्कुल, आपको बताया कि कल नए संसद का पहला दिन था और पहले दिन सदन का कहीं ना कहीं देश की महिलाओं पर पहला दिन का संसद समर्पित था। साफ तौर से अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल को लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में 33% आरक्षण के साथ पेश कर दिया गया। और इस विधेयक को अगर बात की जाए तो नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल के नाम से भी जाना जाएगा। इस बिल के माध्यम से कहीं ना कहीं देखें तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो तमाम महिलाएं हैं उनके अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। राजधानी लखनऊ के अंदर में किस तरह का उत्साह था उसको प्राइम टीवी ने बखूबी दिखाया कि किस तरह से महिलाओं के अंदर उत्साह था इस बिल के आने के बाद। और तमाम महिलाओं का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए नजर आई है। उनका कहना था कि इस बिल के आने के बाद से जो तमाम महिलाएं हैं वो देश की महिलाओं की समस्याओं को मजबूती से सदन के पटल पर रखते हुए नजर आएंगी। अगर बात की जाए तो लोकसभा के अंदर में 543 सीटें हैं और अब अगर बात की जाए तो इस बिल के लागू होने के बाद से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो निश्चित तौर से महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं और जो तमाम कहीं ना कहीं जेंडर इक्वेलिटी की बात होती है, यानी कि लिंग अनुपात की समानता की बात होती है, वो अब संसद भवन के भी अंदर में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ राज्यों के भी विधानसभा के अंदर में देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए तो आज संसद में इस बिल के पास होने के बाद से पक्ष और विपक्ष की तरफ से आज एक 7 घंटे तक का चर्चा तय किया गया है, जिसमें बिल को लेकर
पक्ष और विपक्ष अपनी राय देते हुए नजर आएगा। अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया था टिप्पणी करके कि 2010 के अंदर में हमारी सरकार थी तो इस बिल को लागू किया गया था, मगर तमाम विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया था और आगे के जो सदन होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होते हैं तो बस एक सदन में पास हो पाया था। इस बिल के कहीं ना कहीं आने के बाद से सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जवाब भी दिया गया कि हमारी सरकार महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व को बढ़ाती है, जिसकी वजह से मैं सरकार की देश की वित्त मंत्री हूं। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा जाता है कि सरकार हमारी महिलाओं को बढ़ाने का कार्य करती है और उसी का नतीजा है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के संविधान के रक्षक के तौर पर आज चुनी गई हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस बिल को लेकर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन की तरफ से आरक्षण के पेज पर सवाल किया गया और कहा गया कि आखिर जिस तरह से ओबीसी एससी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, क्या इस बिल के आने के बाद से आरक्षण के आधार पर महिलाओं के लिए जो जिस वर्ग का रहेगा उतनी सीटें आरक्षित की जाएंगी या नहीं। आज इन तमाम मुद्दों पर संसद के अंदर में तमाम नेताओं के द्वारा चर्चा की जाएगी। अगर बात की जाए तो यूपीए की अध्यक्ष पूर्व में अलायंस था यूपीए, उसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की तरफ से आज बोलते हुए नजर आएंगी, अपने मुद्दों पर कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगी। तो वहीं सरकार की तरफ से सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को लेकर तमाम मुद्दों पर बात करते हुए नजर आएंगी। अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि यह बिल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंधकार में रखकर देश की महिलाओं के साथ छलावा की है। उनके ट्वीट के माध्यम से उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रदेश के अंदर में जो तमाम जगहों पर जाति जनगणना, साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों में जाति जनगणना की बात चल रही है और जनगणना के बगैर और जाति जनगणना के बगैर ये बिल पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जहां विपक्ष आज सवाल पूछ सकता है तो सरकार इस बिल को लेकर अपने पीठ थपथपाते हुए नजर आ सकती है। मयूरी विवांशु, अगर हम देखें तो ये बिल राज्यसभा में पास है, वहीं लोकसभा की बात करें तो सरकार के पास अच्छा समर्थन है, तो आगे की राह अब आसान होती नजर आ रही है क्योंकि देखा जाए 27 सालों से ये बिल अटका हुआ था। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे से चाहे यूपीए की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस था उसके अंदर में भी ये बिल कहीं ना कहीं पारित किया गया मगर पास नहीं हो पाया और मोदी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इसको पूरे सक्रियता के साथ इस बिल को पटल पर रखा गया और आज अगर बात की जाए तो राज्यसभा में पास होने के बाद से आज लोकसभा में भी आशंकाएं लगाई जा रही है कि बहुमत के साथ पास हो जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अलायंस एनडीए के पास उतने संख्या बल है सांसदों की कि ये बिल कहीं ना कहीं पास होते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो इस बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने श्रेय देते हुए, अपना श्रेय लेते हुए, पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास करके सारा क्रेडिट अपने सब तरफ लेने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज 7 घंटों की बहस में सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है और विपक्ष की तरफ से क्या आरोप लगाया जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा मयूरी कि आरक्षण को लेकर जो चर्चा की जा रही है, महिला आरक्षण को लेकर, उसमें ओबीसी और एससी वर्ग के सीटों को आरक्षित करने को लेकर कहीं ना कहीं आज संसद के अंदर में पक्ष और विपक्ष के बीच में भारी घमासान के भी आसार जताए जा रहे हैं। जी विवांशु, देखिए आपका आकलन क्या कहता है, महिला आरक्षण से देश की राजनीति कितनी बदलेगी, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर फिलहाल में बात की जाए तो 543 सीटों में से महज 15 सीटों पर महिलाएं अभी स्थापित है, यानी कि चुनकर संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जो महिलाओं के लिए देश के अंदर में जरूरत होती है कि महिला उस पर बात करे, उस पर अपनी आवाज बने, पक्ष हो या विपक्ष, महिलाओं की समस्याएं जो हो उसको मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखकर और तमाम समस्याओं से निदान दिलाए। तो मयूरी, अगर बात की जाए तो भारत एक स्त्री प्रधान देश कहा जाता है, तो निश्चित तौर से इस बिल के आने के बाद से महिलाओं की जो आवाज है उसमें कहीं ना कहीं बुलंदी मिलेगी, उनकी आवाजों को एक रफ्तार मिलेगा और इस बिल के आने के बाद से
तमाम देश के अलग अलग कोने से जब महिलाएं चुनकर आएंगी और तमाम जगहों पर जो कहा जाता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पल्लू में रहे, उन तमाम बंधनों को तोड़कर अब महिलाएं संसद के अंदर में देश की दशा दिशा तय करेंगी। तो निश्चित तौर पर यह बिल के आने के बाद से महिलाओं के अंदर, जैसे आपने एक बार फिर कहे कि राजधानी लखनऊ समेत तमाम देश के अलग अलग कोनों में महिलाओं का जो हौसला है वो बुलंद है, काफी उत्साह है। और निश्चित तौर से इस बिल के आने के बाद से महिलाओं की बातों को, उनकी समस्याओं को और महिलाओं से जुड़ी तमाम दिक्कतों को एक मजबूती से धार देते हुए महिला नजर आएंगी। और अगर बात की जाए तो देश विदेश के अंदर में भी भारत के जो महिला सांसद होंगी, जो आगे सदन के अंदर में चुन के आएंगी और 33% सीटों पर नजर आएंगी, उससे एक विदेशों में भी एक नजीर देखने को मिलेगी कि भारत की महिलाएं कमजोर नहीं, वो सदन के अंदर में हो या सेना के अंदर में हो या बॉर्डर की सिक्योरिटी हो, हर एक जगह मुस्तैदी से देश के लिए काम करते हुए नजर आ रही है। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, कल महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, वहीं आज इस बिल को लेकर करीब 7 घंटे चर्चा की जाएगी, तमाम बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। अंबेडकर नगर से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मामला हंसवर थाना क्षेत्र के झंझवा गांव का है, जहां प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी ने घर वालों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें प्रेमिका के दादा की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना से गुस्साए लोगों ने प्रेमी युवक को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, अंबेडकर नगर से ये खबर है, जहां ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। डबल मर्डर का ये मामला सामने आया है। प्रेमी युवक ने प्रेमिका के दादा की निर्मम हत्या की है। वहीं इस मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने मार पीट कर युवक को भी मौत के घाट उतार दिया है। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। प्रेमी युवक ने प्रेमिका के दादा की निर्मम हत्या कर दी है। बता दें कि चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दादा की मौत हो गई है। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अंबेडकर नगर से डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, अंबेडकर नगर में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी मयूरी जी, अंबेडकर नगर में बता देना चाहते हैं आपसे, इससे 3 दिन पहले एक लड़की के साथ जो है दुपट्टा खींच लेने से उसका जो दर्दनाक हादसे मौत हो गई थी। अभी 3 दिन भी बीता नहीं, जिले में दूसरी घटना, प्रेमी ने प्रेमिका के बाबा को चाकू से गोद कर हत्या कर दिया है। वहीं प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। जितेंद्र, प्रेमी द्वारा ऐसे क्यों किया गया, क्या इसकी जानकारी सामने आई है? क्या वजह है हत्या करने की? जी मयूर जी, आपसे बताना चाहते हैं कि मनबर टाइप का लड़का, मनबर टाइप का युवक था, जो आपसी कहासुनी को लेकर के प्रेमी के बाबा जी ने उनको जो है उनको डांटा उटा था और उसी के चलते उनकी जो हत्या कर दिया गया था। वहीं प्रेमिका के परिजनों में आक्रोश भी था और मौके पे युवक को पाने के बाद उसे मौत के घटना पर ही उसको तत्काल जो है मौत के घाट उतार दिया। तो जितेंद्र, देखिए, आक्रोशित लोगों द्वारा युवक की अब हत्या कर दी गई है, तो इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? अभी सर 3 दिन पहले पुलिस कप्तान अजीत कुमार सिन्हा अंबेडकर नगर ने थाना प्रभारी हंसवर को निलंबित कर दिया था। एक जो युवती के साथ घटना हुई थी दुपट्टा खींचने के चलते, अभी वहां पर नवागत थाना अध्यक्ष के नियुक्ति होने के बाद तत्काल घटना का अंजाम मिला है। इसमें पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय हो चुका है। जिले में घटना को लगाम लगाने के लिए पुलिस कप्तान अजीत कुमार सिन्हा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। मौके पे भारी भरकम पुलिस फोर्स घटना स्थल पे मौजूद है।
जी धन्यवाद जितेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अंबेडकर नगर में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच